नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग, और ये टी आर जन वी के ओरी सर की बुक है। चैप्टर नंबर 6 ये आपकी बुक का है। ठीक, इससे पहले 5 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम पूरी बुक को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगी। तो देखो, तो मिस्टर रोहन, इसमें टॉपिक इन्होंने हमें दे रखे हैं कि पहले मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, यानी कि हमारे कॉमर्शियल बैंक किस प्रकार से पैसा कमाते हैं। तो हमें इस बैंकिंग चैप्टर में जो डिटेल में मैं बताऊं तो क्या पढ़ने को मिलेगा। एक तो कॉमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं, उनसे रिलेटेड बातें, और वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं। उसके बाद ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी इकनॉमी को चलाने के लिए काम करता है, ये हमें सीखना है। सबसे पहला पॉइंट जो टॉपिक इन्होंने दे रखा वो दे रखा मनी क्रिएशन, मतलब कि मनी क्रिएट कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कॉमर्शियल बैंक, सबसे पहला मुद्दा कॉमर्शियल बैंक होते क्या, इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया, बहुत गलत बात है। कॉमर्शियल बैंक रोहन वो होते हैं जो हमारे डिपॉजिट्स को अपने पास जमा करवाते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं और मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं अपने उस पैसे से। ठीक है, और इनका एम पता है क्या होता है मेनली, कॉमर्शियल बैंक्स का जो एम होता है वो होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो कॉमर्शियल बैंक्स वो जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, एक शब्द आएगा ग्रांटिंग लोन, और एक शब्द आएगा इन्वेस्टमेंट। और इन ये तीनों क्यों कर रहे हैं वो लोग, जनरली वो क्या कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें। मैं तो कुछ सिखाता हूँ कि प्रॉफिट वो कमाते कैसे हैं। जब वो हमारी डिपॉजिट्स को अपने पास जमा करते हैं, सही है, तो भैया वो लोग हमें क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, देते नहीं देते ब्याज। और जब वो लोग हमें, अब देख मान के चल, मैं तुझे एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि जब वो लोग हमें पैसा देते हैं तो वो हमें ब्याज देते हैं। सपोज कर उन्होंने हमें ब्याज दी 5%, सही। उसके बाद अगर वो हमें लोन देते हैं तो वो हमसे ब्याज लेते भी हैं, सही है भाई, वो हमसे ब्याज लेते भी तो हैं। सपोज कर 12% ली तो 5% ब्याज दी हमें हमारे इन डिपॉजिट्स पे, और 12% ब्याज ले लिया एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने हमसे इस लोन के बदले में। ठीक है, तो कितना कमा लिया उन्होंने, 7%। अब मेरी बात सुनिए, तो जो डिपॉजिट पे वो ब्याज देते हैं उसको ये लोग कहते हैं बोरोइंग रेट। जो इस डिपॉजिट पे जो ब्याज मिलती है ना, उसके लिए मैं एक शब्द लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बोरोइंग रेट। सही है, बोरोइंग रेट जो अभी हमने बोली 5% है। ये जो लोन वगैरह वो हमें देते हैं, उस लोन पे वो ब्याज हमसे लेते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं लैंडिंग रेट। और इनके जो बीच का डिफरेंस सर्वे आपने बोला कि इन्होंने 7% प्रॉफिट कमाया, उसको बोलते हैं स्प्रेड, SPREAD। सही है, ये प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली ये हमारा कॉमर्शियल बैंक होता है, ये छोटे से नाम से हमने पढ़ा। तो कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कॉमर्शियल बैंक और ऑन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बिल्कुल, कॉमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है, जो मार्केट में मनी है लोगों के पास है, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Unlike the central bank, the commercial bank do not have the authority of issuing currency। हमने ये भी पढ़ा था कि नहीं, हमने ये भी पढ़ा था कि मोटर तो चल रही है, आप उसे ऊपर को खोल लो। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सेंट्रल बैंक होता है, मतलब जो हमारा RBI होता है, वही नई करेंसी प्रिंट करता है। कोई भी कॉमर्शियल बैंक के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नई करेंसी प्रिंट कर सके। दे कैन नॉट इशू नोट्स और कॉइन्स, ना तो वो सिक्के इशू कर सकते हैं ना ही वो नोट्स। येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी, मतलब ये सिर्फ मार्केट में मनी सप्लाई करते हैं। एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स वही होती है जो पैसा हम आमतौर पर अपने बैंकों में जमा कर देते हैं। सपोज करते रहे एक सेविंग अकाउंट है, तो उन्होंने उसमें 10,000 रुपये जमा कर दिए, तो जब उनसे मांगेगा उस पैसे को, जब डिमांड करेगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, वाया चेक निकाल सकता है, वाया ATM वगैरह निकाल सकता है, या फिर बैंक में जाके भी हम लोग निकाल सकते हैं। इन द प्रेजेंट चैप्टर हमें ये डिस्कस करना है, वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, कि कॉमर्शियल बैंक किस प्रकार से मनी क्रिएट करते हैं, हाउ एग्जैक्टली द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। तो इनको क्या बोलते हैं कि मनी सप्लाई का काम करते हैं, मतलब दे आर द सप्लायर बेसिकली। सही है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मार्केट में पैसा जाना, मार्केट का पैसा इनके पास आना, तो ये बीच का एक बहुत बड़ा रोल प्ले
करते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो प्रोसेस है कॉमर्शियल बैंक्स का वो है क्या। उससे पहले हमें कुछ बात जाननी पड़ेगी। कह रहा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहला, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फॉर द पीपल। जो भी हमने ये वाला शब्द पढ़ा था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये वाला, तो जो कॉमर्शियल बैंक हमारे पैसे को अपने पास जमा करवाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, जो हम अपने कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसे जमा करवाते हैं बैंक में, सपोज कर मैंने 500 रुपये जमा कर दिए या 1000 जमा कर दिए, किसी ने 10,000 जमा कर दिए, उन डिपॉजिट्स को ना प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है। बैंक लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। अब ध्यान रखिए ये कैश रिजर्व वाली बात क्या है, तो बड़ा इन्होंने मतलब डायरेक्ट इसको नहीं समझा रखा, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। मान के चल रोहन, हमने 1000 रुपये बैंक में जमा करे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना एक नियम बना रखा है कि कुछ पैसा इनको रिजर्व में अपने पास रखना पड़ेगा। भाई अगर कोई ग्राहक आपसे वापस आएगी, हमें यार हमारा पैसा वापस चाहिए, मतलब बैंक से अगर वो पैसा विड्रॉ करने के लिए आए, तो बैंक के पास भी तो हमेशा पैसा होना चाहिए। तो उस 1000 रुपये में से कुछ पैसा वो रिजर्व में रख लेंगे, बाकी पैसा वो लोन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। रिजर्व का अगर मैं तेरे को एग्जैक्टली अमाउंट बताऊं तो 22.5% पैसा ये लोग रिजर्व में रखते हैं, जो आगे पढ़ने को मिलेगा। तब मैं बता दूंगा कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR और SLR होता है, और इन दोनों को अगर मिला के बोल दें तो LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको हमने सिंपली क्या बोल दिया, रिजर्व। तो बैंक लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर व्हाट, कैश रिजर्व। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि भैया जितना वो पैसा अपने पास बचा के रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना वो लोग ब्याज पे चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड शब्द है सेकेंडरी डिपॉजिट। तुझे बैंक ने लोन दिया 10 लाख रुपए का, मैंने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करे, तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने बैंक में पैसे जमा करे हूँ, क्या कहलाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट। बट अगर तो अपने हिसाब से सोचे, हम बैंक से लोन लें और फिर इस लोन के पैसे को बैंक में जमा करें, जब तक हम उसको खर्च ना करें, वो सेकेंडरी डिपॉजिट में आएगा। तो मनी इज लैंड बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोअर। होता क्या है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके लोन ले और तेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता भी है, वो तो जो कैश नहीं देंगे, वो लोन का पैसा तेरे ही अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि सर ये आपका पैसा हुआ, आप जब चाहो उसको निकालो और उसको खर्च कर सकते हो। तो जब एक आम इंसान बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है तो प्राइमरी डिपॉजिट, लेकिन अगर एक दूसरा आम इंसान लोन लेके अपना लोन का पैसा बैंक में रखता है तब वो कहलाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। द बोरोअर कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट ऑन लोन इन देयर अकाउंट, द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। सही है। तो भैया अब हमारे बैंक में पैसा पड़ा, हम कुछ भी करें, हम चेक इशू करें, कुछ भी करें, हम तो अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल बोले तो। अब उसने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि ये प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट। व्यक्ति जब चाहे उस पैसे को निकाल के अपने लिए खर्च कर सकता है। तो ये छोटी सी बात अभी हमने जानी, आगे देखते हैं क्या है, पॉइंट्स काफ़ी हैं। ठीक है, तो भैया आगे देखते हैं क्या हो गया। ये कहता कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक आर मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। देख रहा है, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होती है वो कैश रिजर्व का कई गुना होती है। दिस इज बिकॉज द कॉमर्शियल बैंक नो, वो ये जानते हैं अपने पुराने हिस्टोरिकल एक्सपेंसेस की मदद से, दैट ऑल द डिपॉजिटर्स वुड नॉट शो अप इन द बैंक टू विड्रॉ ऑल द डिपॉजिट्स बाय वे ऑफ कैश। बैंक वालों को पता होता और ये होता भी आया और होगा भी आगे। लॉकडाउन में तो थोड़ी अलग कंडीशन थी, जब लॉकडाउन में सभी लोग पैसा निकालने पहुंच गए बैंक में, तो बैंक वालों की हालत ख़राब, पुलिस वाले बिठाने पड़ रहे हैं, लिमिटेड पैसा दे रहे हैं, इस तरीके की बात चली थी। लेकिन अरुण ध्यान रखियो कि कभी भी एक बैंक के सारे कस्टमर एक ही दिन पैसा निकालने नहीं पहुंचेंगे, कुछ पैसा निकालेंगे तो कुछ जमा भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिजर्व बनाते हैं सिंपली उस रिजर्व यानी कि 22.5% पैसे से ही मात्र अपने बैंकों के जो हमारे जो ग्राहक होते हैं ना, बैंकों में जो ग्राहक होते हैं उनका पैसा सर्कुलेट करते रहते हैं। तो अगर हम जाके पैसा निकालना भी चाहें तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़े कस्टमर हैं, बैंक के बहुत बड़े कस्टमर हैं, तब मान के चलो हमने कहा जी हमें 5 करोड़ रुपए निकालने हैं जो कि हमारे लीगल हैं, और बैंक के पास अगर उतना पैसा उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है तो बैंक आपसे वक्त मांगेगा कि सर आप हमें 1 दिन का वक्त दे दीजिए, कल आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है,
इफ एक्सपीरियंस शो द विड्रॉल आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। देखो एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो पैसा आप लोग मतलब मान के चल 1 करोड़ रुपया बैंकों में आया तो मुश्किल से मुश्किल 10% ही पैसा लोग ये क्या करा ऑफ डिमांड डिपॉजिट। द बैंक नीड टू कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश रिजर्व। बैंक तो फिर भी ज़्यादा रखता है। एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि जो लोग पैसा निकालते हैं जो उनका बैंकों में पड़ा हुआ है, चाहे वो प्राइमरी डिपॉजिट है वो सेकेंडरी डिपॉजिट है, मुश्किल से मुश्किल 10%। बल्कि आरबीआई तो ये कहता है 18% अपने बैंक में रखो और 4.5% हमारे पास रखो। तो ये आरबीआई के फंक्शनों में आएगा। तो 22.5% ये रिजर्व की बात करते हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना है 10%। तो कोई ज़्यादा नहीं है, बैंकों के पास इतना हमेशा होता है। ऑल द डिमांड डिपॉजिट जो लोगों के पास है सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। सिंपल बात है कि जो आपका बैंकों में पैसा पड़ा वो भी आपका मनी सप्लाई के अंदर आता है। डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड द बैंक मनी। ये कहता है कि डिमांड डिपॉजिट, ये बैंक मनी के लिए 1 नंबर के लिए पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कहता है डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। जो डिमांड डिपॉजिट जिसको आप मनी सप्लाई के लिए ले रहे हो, सर्व कर रहे हो, उसको बैंक मनी बोला जाता है, क्योंकि जनरली हम बोले तो बैंकों में पड़ी हुई है। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक because this is circulation in the system not in the form of cash but in the form of check issued by the banks to the account holder of demand deposits। बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, लोग निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जमा करने वाले जमा कर सकते हैं। ये सारी वो बातें हैं। अब ये जो इलस्ट्रेशन है, ये जो इलस्ट्रेशन है, वीडियो भी है 11 मिनट की, ज़्यादा भी नहीं है। अब मैं तो एक बहुत छोटी सी बात समझाऊंगा, बहुत छोटी सी, सही है। हमें सारी कहानी नहीं गढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है, हमें क्वेश्चन को ना याद करना पड़ेगा कुल मिला के कि व्हाट इज़ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। और रोहन 3 से 4 नंबर में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसी के अंदर 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी बने हैं। तो ये इसका वेटेज हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ओके। इसको पढ़ने से पहले 1-2 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जितने भी बैंक हैं वो सारे सिंगल यूनिट है। हमारे एंटायर इकोनॉमी में अप्रॉक्स 48 कॉमर्शियल बैंक हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी बैंक हैं वो सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। और दूसरा हमें ये मानना है कि आप जो भी खर्चा करोगे वो बैंक के थ्रू करोगे और जो सामने वाला व्यक्ति कमाएगा वो भी बैंक के थ्रू ही कमाएगा। तो अगर मैं खर्च करता हूँ तो वो सीधा तेरे बैंक में जाएंगे, वो तेरे बैंक के डिपॉजिट कहलाएंगे। अब मान के चल हमने फर्स्ट राउंड के अंदर बैंक में 1000 रुपये जमा करे और खाता खुलवा लिया, सिंपल। अब समझाने वाली बात है, बाकी मैं 22.5% वाली बात बता चुका हूँ। कॉमर्शियल बैंक्स को ये ऑर्डर है कि आपको सिर्फ 10% ही रिजर्व अपने पास रखना है, बाकी 90% पैसा आप लोन पे चढ़ा सकते हो। तो इन्होंने क्या करा कि वो जो 1000 रुपये थे उसमें से 90% यानी कि 900 रुपये लोगों को लोन दे दिया और 100 रुपये का रिजर्व अपने बैंक में अपने पास रख लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर या ग्राहक जो है पैसा लेने बैंक भी आ सकता है और हम उसको मायूस नहीं करेंगे। अभी 900 रुपये का लोन दिया, अब सपोज कर तेरे को लोन दे दिया फॉर्म में, ठीक है। अब तो उस 900 रुपये को खर्ची तो करेगा, जब लोन लिया तो किसी न किसी काम में लगाएगा। और किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम होता है। तो तूने अपने बैंक से पैसे निकाले और वो खर्च कर दिए और मैंने वो पैसे कमा लिए। तो जब सर आपका खर्चा हुआ, मेरी इनकम हुई और वो इनकम मेरी सीधी कहाँ पहुँची, बैंक में। यहाँ से शुरू होता राउंड 2। 1000 रुपये बैंक में जमा हुए, 900 रुपये का लोन दे दिया, 10% यानी कि 100 रुपये रिजर्व में लगा दिया। ये 900 रुपये मार्केट में खर्च होंगे बैंक के माध्यम से और वो खर्च होकर किसी व्यक्ति का इनकम बनेंगे और फिर वापस से कहाँ जाएंगे, बैंक में। तो बैंक की डिपॉजिट फिर वापस से कितनी होगी, 900। 900 का फिर 90% वो लोन पे चढ़ा देंगे और 10% वो रिजर्व में रख देंगे। ये पैसा फिर खर्च होगा और फिर वापस से कहाँ जाएगा, बैंक में। फिर वो लोन चढ़ाएंगे, फिर वो रिजर्व बनाएंगे। ये चीज़ रोहन तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी ये 1000 की डिपॉजिट 10,000 में न बदल जाए और उस 10,000 में से 9,000 रुपये, मतलब बैंकों ने हमारे ही पैसे को घुमा घुमा के हम ही पे ही 9,000 का लोन चढ़ा दिया और 1,000 रुपये किस चीज़ के कर लिए, रिजर्व के। तो अगर ये पहले वाला व्यक्ति 1000 रुपये पूरे निकालना भी चाहे तो रिजर्व में इतना पैसा हमेशा अवेलेबल होता है कि वो निकाल सकता है, ऐसे कमाता पैसा।
तो फर्स्ट राउंड में 1000 रुपये जमा करें। तो जो बात मैंने बताई वो देखें इंग्लिश में लिखी हुई है, बस और कुछ नहीं। तो ये मात्र रीड करने से भी समझ में आ जाएगी। पहले राउंड में 10,000 रुपये जमा करे, 900 रुपये उन्होंने लोन पे चढ़ा दिए, 100 रुपये उन्होंने किस में रख दिए, रिज़र्व में रख दिए, फिर 900 में से 810 का लोन दे दिया, है ना, और क्या कहते हैं तुम्हारे 90 रुपये किस पे लगा दिए, एज अ रिज़र्व में रख लिए। समझ रहा, ये चीज़ चलती रहेगी। अब मन में ना सवाल आना चाहिए कि भैया ये 1000 का 10,000 ही क्यों हुआ, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता? सही है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता? सर उसके लिए ना ये फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये जो उन्होंने शब्द लिखा ना डिमांड डिपॉजिट, इसको हम इसको कह सकते हैं तेरा मनी क्रिएशन का नाम दे दो। एक मिनट, इसको मेरे को थोड़ा सा अगर चेकआउट करूँ तो इसको हम मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। यानी कि मनी मल्टीप्लायर, मनी आपका कितने गुना हो जाएगा, वो मनी की जगह क्रेडिट शब्द इस्तेमाल कर सकता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। सही है, मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा, या फिर वो क्या कर रहा है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो इस प्रकार के शब्द वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, अब ये उन्होंने ना CRR लिख दिया, वैसे ये कैश रिजर्व होगा, हम इसको पढ़ेंगे LRR। तो हम ये जो फॉर्मूला इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 1/LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। अब देख, एक को जब हमने 10% से डिवाइड करा इनटू कैश रिजर्व, इसकी भी कोई खास आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ क्या होगा, सुनिए ध्यान से। 1/10%, ये ऊपर आएगा, 100/10 कट करेगा तो कितना आएगा 10 टाइम्स, यानी कि आप जितना भी जमा करोगे उसका सीधा कितना हो जाएगा 10 गुना। ठीक है, तो इस वाली बात से हमें पता चला कि ये 1000 का कितना हो जाएगा 10,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहे ऐसे पढ़ सकते, डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ सकते, मार्क्स दोनों केसेस में नहीं करते, अलग बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है 1/LRR। और ये जो हमारा रिजर्व हमने जो बनाया था कैश रिजर्व, ये हमारा क्या था, ये LRR ही था। ठीक है, अगर ये 20% होता तब ये 5 गुना होता, तब 1000 के कितने होते 5000 होते। ठीक है, समिंग अप वी कैन से दैट द मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक डिपेंड ऑन द 2 प्रिंसिपल फैक्टर्स। पहला, कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक, दे जो कैश बैलेंसेज होते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, विच दे कैन यूज एज, ये कहता है क्वेश्चन मनी, यानी एमरजेंसी फंड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। हायर दीज कैश बैलेंसेज ग्रेटर द मनी सप्लाई या मनी क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। मैं तुझे एक छोटी सी बात बताता हूँ, इस कहानी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 नंबर के अंदर है। मान के चल ये LRR है और ये मनी मल्टीप्लायर है। अगर हम रिज़र्व ज़्यादा बनाएंगे, हमने रिज़र्व बढ़ा दिया, 10 का 20% कर दिया, तो हमारा मनी मल्टीप्लायर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, सुनिए ध्यान से। तूने 1000 में से 900 रुपये ब्याज पे चढ़ाया, तो 900 रुपये के हिसाब से कमाएगा। अब मैं बोलूँ कि रोहन एक काम करना है कि 1000 में से सिर्फ 750 रुपये लोन पे चढ़ाने हैं, बाकी 250 रुपये रखो अपने पास गुल्लक में, तो फिर कितने के हिसाब से कमाओगे 750 के हिसाब से। तो पॉइंट ये होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा आप लोन देंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, और जितना आप कम लोन देंगे उतना आप पैसा कम कमा पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि अगर आप पैसे को रिजर्व में ज़्यादा रखेंगे तो आपका मनी मल्टीप्लायर कम होगा, और अगर आप रिजर्व में कम रखते हैं, कह रहे क्या आवश्यकता 10% रखो, इतने में बहुत होता है, तो आपका मनी मल्टीप्लायर फिर पहले से ज़्यादा होगा। तो ये एक उल्टा रिलेशन चलता है लीगल रिजर्व रेशियो में और किस में, मनी मल्टीप्लायर। और ये भी एक बात 1 नंबर में चीज़ पूछी जा चुकी है। बाकी प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है, और सेकेंडरी डिपॉजिट का एक नाम और है डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होता है। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर अभी तक देखा। सही, और कुछ रहता है क्या? बहुत बढ़िया, एक बार ध्यान रखियो, ये चीज़ वही है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ लीगल रिजर्व रेशियो, और क्रेडिट मल्टीप्लायर भी हमने बता दिया क्या होता है, वही तो लिख रहा है, चेक करना, क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर, बात वही है। तो मात्र सर आप इसको अगर रीड करते हैं तो आपका काम इससे बहुत आराम से चल जाएगा। ये रहा ना, दिस इज़ ऑल्सो कोल्ड LRR, आप इसको लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से भी जानते हैं, और ये वो पैसा होता है जितना कॉमर्शियल बैंक को मिनिमम अपने पास रखना ही रखना होता है।
ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। अब एलआरआर के भी दो फेस हैं, सीआरआर और एसएलआर, ये दोबारा पढ़ने को मिलेगा। ये वो पैसा जो होता है जो सीधा आरबीआई के पास जाता है, और ये वो पैसा होता है जो उन्हें खुद के पास कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। आज के दिन ये 18% है मार्केट में, मतलब 18% का रेट चला रखा आरबीआई ने, और ये है 4.5%। मतलब आप अपने डिपॉजिट्स का 4.5% आरबीआई के पास जमा कर दोगे और 18% किसके पास जमा कर दोगे? अपने पास ही रखोगे। तो ये वाली बातें सारी वही हैं, ये रहा ना, सीआरआर को इज़ फिक्स्ड बाय द आरबीआई, ठीक है, ये वही है। ओके, इन्होंने क्रेडिट मल्टीप्लायर को बस केस से दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेके। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो क्रेडिट उसको आप केस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हम सिंपल उसको मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर जैसे शब्दों से ही जाने। सही है। इसमें ना उसकी भी आवश्यकता पड़ती है कि हमारे जो ये कॉमर्शियल बैंक होते हैं इनके ना कुछ फंक्शंस भी होते हैं। सही है। अब इन्होंने इस वाली बुक में, अब या तो ये पुरानी है इसलिए ऐसा है, अगर कोई नई बुक वाला हो तो भाई बता देना, ठीक है। ये ना आप इन्होंने प्राइम या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोन हमें देते हैं। अब डिपॉजिट ये 3 तरीके से लेते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और एफडी, ठीक है। फिर वो हमें लोन भी देते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी, और आपको वो आपका पैसा वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, आपकी पेमेंट कर देते हैं। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी करेंसी खरीदने या बेचने उसमें मदद कर देंगे। टैक्स की, अगर इनकम टैक्स की आपको कंसल्टेंसी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपको लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, आपको ट्रैवलिंग चेक जैसी फैसिलिटी देते हैं। अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो बैंकों के पास चले जाओ, अच्छा खासा डाटा मिल जाएगा लोगों के पैसे से रिलेटेड। तो ये यहाँ पे है, फिलहाल इस बुक में नहीं है, अगर हमें लगता है नई बुक में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो हम देख लेंगे। सही।